नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सरोकार कार्यक्रम में दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं पीएफ यानी कि जिसको हम कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना। इस विषय में हम स्टूडियो में बैठकर बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है, फोन इन पर आधारित है। यानी कि पीएफ से संबंधित यानी कि कर्मचारी भविष्य योजना से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आपके पास मौका है सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात करने का, अपने प्रश्न को उन तक पहुँचाने का। लेकिन हम आपसे ये बता दें कि जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है हमसे, तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम करने के बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो हम आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। ज़्यादातर हमारे दर्शक करते हैं, अपनी आवाज़ को टीवी पर सुनते हैं, जिससे कि हम आपकी आवाज़ को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते। हम तक अपने प्रश्न को पहुंचाने के लिए आपको ज़रूरत है हमारे स्टूडियोज़ के नंबर की, तो सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए। हमारे मोबाइल नंबर हैं 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। नंबर्स लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। विषय एक बार फिर से बता देती हूँ, जिससे कि आप विषय से संबंधित ही प्रश्न करें। कर्मचारी भविष्य निधि योजना या जिसे हम पीएफ या प्रोविडेंट फंड कहते हैं, इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विश्वजीत सागर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। आपका भी धन्यवाद। सर जैसे कि पीएफ की बात करते साथ ही बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके कि उनको लगा होगा कि अब चैनल जो है हमें चेंज नहीं करना है, बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप हमें यही बता दीजिए कि पीएफ क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना क्या है? देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बेसिकली रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाता है जिसमें रिटायरमेंट के टाइम में उसका जो पूरी नौकरी करी होती है उसका जो भविष्य निधि जोड़ा जाता है, जो उस टाइम पे दिया जाता है। पेंशन है, डेथ लिंक इंश्योरेंस। तो बेसिकली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रेजेंटली 3 स्कीम चला रहा है। एक तो भविष्य निधि स्कीम जिसमें हम भविष्य निधि का पैसा देते हैं उसे, बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पे वो अपने भविष्य निधि से एडवांस भी निकाल लेता है, वो भी हम देते हैं, चाहे वो हाउस बिल्डिंग हो या कोविड हो, जिसकी हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। दूसरा है पेंशन स्कीम। जो भी सदस्य है, जब उसकी 10 साल की सैलरी हो जाती है, पेंशन जुड़ जाती है, तो उसमें उसको पेंशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। अच्छा। तो वो 58 की एज में पेंशन ले सकता है। अगर वो 58 से पहले 50 तक में नौकरी छोड़ दी है उसको, तो उसको एक रिड्यूस रेट से पेंशन मिल जाती है। मीन्स सपोज करिए वो 54 साल से पेंशन लेना, तो उसे 4 साल पेंशन ज़्यादा मिलेगी, रिड्यूस रेट से मिलेगी, लेकिन 4 साल से मिलती है। सर जैसे कि पेंशन की आप बात कर रहे हैं, 2004 के बाद जितने भी इनरोलमेंट्स हुए हैं, सरकारी नौकरियों में लोग आए हैं, उनसे पहले वालों को तो फ़ायदा है, उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन अब जो है तो पेंशन तो बंद हो चुकी है। हाँ, उनको एनपीएस दी गई है अगर बात करी जाए तो। इसी तरीके से कर्मचारी भविष्य निधि में जो स्कीम थी पेंशन की, वो बिल्कुल लागू है। अच्छा, चल रही है। हाँ, वो बिल्कुल चालू है। वो पहले वाली स्कीम चालू है, 95 की स्कीम है। उसमें जो 95 से पहले भी वर्कर थे उनको भी उस स्कीम में ले आया गया था। दूसरा इसमें ये होता है कि मान लीजिए किसी सदस्य की जीवन काल में नौकरी करते हुए मृत्यु हो गई, तो अगर उसने 2 दिन भी उसका पीएफ जमा है हमारे पास और नौकरी करते हुए मृत्यु हो रही है 58 की एज तक, तो हम उसके परिवार को पेंशन देते हैं। ये एक सुरक्षा गारंटी है, तो जिसमें उसकी विडो को और बच्चों को, बच्चे जब तक 25 साल तक के नहीं होते तब तक पेंशन मिलती है। 2 बच्चों को। अच्छा। पहले वाले को चली जाएगी तो दूसरे तीसरे को मिलेगी, जब तक बच्चा 25 साल तक का के नहीं लास्ट हो बच्चा नहीं होता। यस, तो ये पेंशन स्कीम है। तीसरी हमारी स्कीम है डेथ लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें अब तक अगर आप नौकरी करते हुए मृत्यु होती है तो आपको 6.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट था। सरकार ने कोविड टाइम में उस बेनिफिट को भी 7 लाख तक बढ़ा दिया है। मीन्स अगर आपको नौकरी करते हुए आपकी मृत्यु होती है और भविष्य निधि आपका जमा होता है उस टाइम में, तो आपको 7 लाख तक का बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी का कोई भी कंट्रीब्यूशन कभी डिडक्ट नहीं होता। अच्छा
सर जैसे कि हम बात करते हैं पीएफ की, हम बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है, मतलब स्वैच्छिक है या किसी भी फर्म में या किसी भी सरकारी नौकरी में हम काम कर रहे हैं तो ये कंपलसरी है एक तरह से? यस, कर्मचारी भविष्य निधि अभी स्वैच्छिक नहीं है। जो भी प्रतिष्ठान जिसमें 19 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो दैनिक भोगी हों, किसी भी तरीके से 19 कर्मचारी होने चाहिए, किसी भी तरीके से वो उनको पेमेंट कर रहा है, तो वो उसके लिए कंपलसरी है कि वो उन सब वर्कर्स का पीएफ एक रोल नंबर लेके हमारे यहाँ पीएफ जमा कराए। अच्छा, और सर बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती हैं, बिल्कुल, किसी कर्म मतलब जैसे किसी फर्म में 19, 20, 25 लोग हैं लेकिन वहाँ पर उनका पीएफ नहीं कटता, उसके लिए क्या है? मैं बिल्कुल इसके लिए हम बता देता हूँ। मैंने अभी बिल्कुल अपने कार्यालय में इंटेलिजेंस सेल का गठन दोबारा से किया है। इंटेलिजेंस सेल पहले था, स्पेशली एक मैंने स्टाफ को डिप्यूट करा है जो इस चीज़ का ध्यान रख रहा है, उनकी डिटेल कलेक्ट कर रहा है और फिर उनकी परमिशन लेके हम उन सब प्रतिष्ठानों पे का इंस्पेक्शन कराएंगे और ऐसे जितने भी वर्कर नज़र में आते हैं उन सबको अवश्य ही भविष्य निधि का लाभ दिलाया जाएगा। ये तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी हो जाती है सर। राइट, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। अगर एम्प्लॉयर ड्यूटी पूरा नहीं करता तो कोई ना कोई सरकारी महकमा होता है, हमारा वो महकमा है। सर तो एम्प्लॉय कहीं पर जाके शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हमारे फर्म में अगर 25 लोग हैं लेकिन हमारा एम्प्लॉयर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है पीएफ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल मेरे कार्यालय में जमा कर सकता है। आपको ईमेल आप दिखा रहे होंगे, मेरे को ईमेल कर दे, मैं पूरी तरह से, मेरा कार्यालय उसके लिए जिम्मेदार है। फ़ोन पे भेज दे, फैक्स कर दे और EPFI GMS हमारे ग्रीवेंस सिस्टम है वहाँ भेज दे। बहुत सारे यूनिट है, आपके अखबार के माध्यम से भेज दे, सिंपल लेटर भेज दे मेरे को। बिल्कुल, अपना नाम पता ना बताएं, नाम पता ना बताए, केवल नाम अपना ना बताए, बाकी का नाम बता दे, प्रतिष्ठान का बता दे, तो हम परमिशन लेके उसका इंस्पेक्शन करेंगे अवश्य, उनको भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सर अच्छा, जैसे सैलरी जितनी हमें मिलती है अगर वो पूरी की पूरी अकाउंट में आ जाती है तो बचाना शायद मुश्किल हो जाता है, खर्च कर ही देता है क्योंकि हमारा उतना आ रहा है पैसा तो हम उसी हिसाब से खर्च भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पीएफ कटना शुरू हुआ, ये 1952 से स्टार्ट हुआ है और तब से ये हुआ कि 12% जो है कटता है, अभी भी तब से आज तक यही चल रहा है। हाँ जी, ये ना 12%, कुछ प्रतिष्ठानों में 10% भी है। अच्छा, तो प्रतिष्ठानों को ये बात मान के कि 12 और 12 ऐसा होता है, इसमें 24% हो जाता है। 12% काटा जाता है, 12% एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देता है, तो एक बड़ा अमाउंट है। हर एक 100 रुपये पे 250 रुपये वो 25% जमा होना, 24% जमा होना अपने आप में एक बड़ा रकम है। तो अगर वो इस हिसाब से जमा करेगा तो ये काफ़ी है, और ये 15,000 तक है, तो 15,000 से ऊपर भी कर सकता है। एक और स्कीम है स्वेच्छा से, सपोज करिए मेरे पास सैलरी ज़्यादा है और 12% एम्प्लॉयर काटता है, 12%, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि मेरे यहाँ 8.5% इंटरेस्ट है जो पर मंथ रनिंग बैलेंस पे अगर कैलकुलेट कराता हूँ वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। अच्छा। 9% से ज़्यादा बढ़ जाता है अगर ईयरली हम सिंपल इंटरेस्ट लें तो। वो चाहे तो 12% से ज़्यादा भी जमा कर सकता है स्वैच्छिक रूप से। अच्छा, तो उसका जो बेसिक वेतन है वो उस तक का जमा कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जो एम्प्लॉई हैं जो जमा कर रहे हैं। एम्प्लॉयर के लिए एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर भी ऐसे हैं जो वर्कर का बहुत ज़्यादा सैलरी पे जमा करा रहे हैं, 15,000 से ऊपर भी। अच्छा, 30,000 पे भी, 40,000 पे भी, 50,000 पे, और अपना शेयर भी दे रहे हैं। हाँ सर, यही पूछना चाह रही थी कि एम्प्लॉय तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाए। हाँ। लेकिन एम्प्लॉयर जो है उसका भी तो होता है कि मुझे भी, अगर उसने इतना शेयर दिया तो मुझे भी देना है, तो कहीं पर किसी तरह की कोई लिमिट तो जरूर होगी। लिमिट है 15,000 तक की, एम्प्लॉयर को उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 15,000 तक आवश्यक है क्योंकि अच्छा। हम प्रतिष्ठान पे भी इतना बोझ नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली प्रतिष्ठान की भी एक लिमिटेशन होती है, तो उस पर भी इतना बोझ नहीं डाला जाता, तो एक लिमिट बनाई गई सरकार ने, तो 15,000 की लिमिट है। 15,000 तक एम्प्लॉयर शेयर देगा उस पर। अगर वर्कर चाहता है तो वो उससे ज़्यादा 12% से ज़्यादा चाहता है, मेरा 50% जमा हो जाए बेसिकली, क्योंकि इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कर सकता है स्वेच्छा से, हम उससे स्वीकार करते हैं। लेकिन ये है कि आपको 15% से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयर से नहीं ले सकते। हाँ, 15,000 15,000 से ज़्यादा की रकम पे हम नहीं ले सकते सैलरी पे। अच्छा, मतलब लेकिन अपना आप जमा करना चाहें तो आप कर बहुत सारे एम्प्लॉयर स्वेच्छा से जमा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे। बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें, सरोकार कार्यक्रम चल रहा है, सजीव प्रसारित हो रहा है, और आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना की। विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप हम तक अपने प्रश्न को पहुंचा सकते हैं। सर, जैसे कि अगर मैं पात्रता की बात करूं तो क्या होगी?
कर्मचारी भविष्य निधि में जी जी पात्रता आपने बताया कि किसी भी एम्प्लॉयर के लिए जिसपे 19 से ज़्यादा वर्कर हैं, वो चाहे वो डेली वेजेस हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, सब मिला के अगर 19 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि पीएफ से रजिस्ट्रेशन कराए और सबका जमा कराए पीएफ। सर, जैसे डेली बेसिस वाले जो लेबर्स होते हैं, क्या वो जुड़ सकते हैं स्वेच्छा से अगर जुड़ना चाहे नहीं, तो? स्वेच्छा से जुड़ने की अभी कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि हमारे को किसी एम्प्लॉयर के थ्रू जमा करना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयर शेयर भी एक है पोर्शन। तो अभी स्वेच्छा वाली कर्मचारी भविष्य निधि में अभी हम प्रतिष्ठान के थ्रू ये लेते हैं। सर, अच्छा, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे मतलब दुखद है ये, क्योंकि कोविड-19 ने बहुत सारे घरों में रोजी रोटी छीनी है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, पीएफ से जुड़े हुए थे, उनको शेयर अपना देना था लेकिन वो नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? देखिए, अभी लॉकडाउन में सबसे पहली जो आवश्यकता थी किसी की भी, वो थी कि जब उसे काम नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रतिष्ठान नहीं है, कोविड वाले टाइम में बहुत सारी जगह आप जा भी नहीं सकते, तो सबसे पहले जरूरत थी कि उसे पैसा इतना मिले कि वो रोजी रोटी चला सके। बिल्कुल, घर का खर्चा चले उनका। राइट। तो सरकार ने कोविड-19 स्कीम लाई, बहुत अच्छी स्कीम, जिसमें वो अपने पीएफ को एडवांस क्लेम कर सकता है और हम उसे 3 दिन में सेटल करके उसका पीएफ का पैसा दे रहे हैं। अच्छा। तो वो कोविड एडवांस था, जो पहली वाली जब वेव आई थी तो कोविड-19 वन था। अब सेकेंड वेव में सरकार ने पुनः कोविड-19 का दूसरा एडवांस भी अप्रूव कर दिया है। अच्छा। तो अगर कोई वर्कर चाहता है, किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो कोविड-19 में हमारे अपने भविष्य निधि से पैसे से एडवांस ले सकता है। सर, कितना % वो एडवांस ले सकता है ये मैं आपसे आगे जानूंगी, लेकिन एक कॉलर है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्ते मैडम, मैम जितेंद्र सिंह रावत। जी, किस जगह से फ़ोन किया आपने? जी, पुलिस गोपेश्वर से। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए, जल्दी से पूछिए, समय कम है। अच्छा मैम, ये जैसे पीपीएफ का है, ये वापस हमें मिलेगा कब? ईपीएफ आपको मिले, ये कर्मचारी भविष्य निधि क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एक बार फिर से पूछिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पीपीएफ करता हमें बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इसको निकालेंगे कैसे हम? क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको देखिए निकालने के लिए बहुत सारे एडवांसेस की मैंने पहले भी बताया, मैं उसको दोबारा स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। इसमें एडवांसेस हैं हमारे यहाँ, अग्रिम भुगतान जिसको बोलते हैं। आपको मकान बनाने के लिए अगर लेना है तो आप हमें लीजिए, हमारे को डिटेल भेजिए, हम उतना एडवांस जितना आपका पीएफ है वो दे सकते हैं। उसमें 95% तक दे दिया जाता है। अच्छा। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 बार ले सकते हैं, इलनेस के लिए बार ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए भी 3 बार है, तो आप 3 बार लाइफ टाइम में ले सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि आपको कोविड में भी 2 तरह के एडवांस, फर्स्ट वेव में था, सेकंड वेव में था। इस तरीके से बहुत सारे एडवांस हैं जो आपकी जरूरतें बीच में होती है, उसको पूर्ति करता है। सर, जैसे अभी आपने इलनेस की बात करी ना, तो इलनेस में कौन सी, किस तरह की बीमारी, क्या कोविड-19 में जैसे संक्रमित होकर हॉस्पिटलाइज हुए, क्या उस टाइम भी हमें बिल्कुल मिल बिल्कुल सकता है? बिल्कुल, किसी भी तरह की बीमारी, राइट, उसको इलनेस देना है, सर्टिफिकेट देना है, और वो हमारे यहाँ पीएफ क्लेम करेगा। ऑनलाइन है, कुछ नहीं करना, और वो तुरंत सेटल होता है। कोविड वाला क्लेम तो हम कोशिश करें कि 3 दिन के अंदर सेटल हो जाए। सर, जितने आसानी से आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कुछ नहीं है, हमने ऑनलाइन जाकर उसे क्लिक करना और हमें मिल जाने वाला है। क्या इतना आसान है? उससे ज्यादा आसान है। नहीं, लग नहीं रहा है सर। लग नहीं रहा इसलिए कि आप लोगों ने क्लेम करके देखिए ना, मेरे को तब बताइए। बाकी मैंने कोशिश ये करी है कि इस तरह की समस्या नहीं हो। सिस्टम जनरेटेड है वो, जैसे ही आपने कोविड क्लेम करा, ऑनलाइन आपने सबमिट करा, वो क्लेम ऑटोमेटिकली मेरे पोर्टल पे जाता है, क्लर्क के पास नहीं जाता है, पोर्टल पे जाता है, और पोर्टल से सीधा क्लर्क के आईडी में आता है, जिसकी रिपोर्ट हर एक जगह चेक की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो क्लेम जो है डिले नहीं हो जाए। मैंने तो बल्कि यहाँ उत्तराखंड कार्यालय में क्लियर कराया कि कोई भी क्लेम का भविष्य निधि पैसा 10 दिन के अंदर से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, डिले होगा। 10 दिन के अंदर उसके खाते में पहुँचना आवश्यक है। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन में तो लोग बोलते हैं कि एक बार आप इनरोल होइए, उसके बाद भूल जाइए, पता नहीं कब आएंगे पीएफ के पैसे। नहीं, हमारे यहाँ ऑफलाइन रजिस्टर्ड होता है। वैसे भी अब ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन हमने बहुत ही ईजी कर दिया है जी, बहुत ही ईजी। अब सिंपल यूज़र आईडी है, ओटीपी आपके मोबाइल पे आता है और वो क्लेम सबमिट हो जाता है।
बहुत ही आसान है। मेरे यहाँ 95% से ज़्यादा ऑनलाइन क्लेम है। अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा आसान है, कहने का मतलब ये बहुत ही हुआ? आसान है। अच्छा, आपको पोर्टल, एम्प्लॉय पोर्टल खोलना है, सिंपल। और हमने कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैंने अभी कार्यालय ज्वाइन करा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी सबकी वीडियोस की क्लिप बना बना के हर एक जगह दी जाए। मैं हर एक प्रतिष्ठान में उसको भेज रहा हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी क्योंकि है। हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं होगा ऑनलाइन किस तरह से इनरोल होना है, किस तरह से उन्होंने कितना % उनको मिलने वाला, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि एडवांस में हम पैसा कितना % तक हम रिलीज़ करवा सकते हैं? हर एक मैंने बताया ना, हाउस बिल्डिंग ज़रूरत के हिसाब से, हाउस बिल्डिंग में हम 95% तक दे देते हैं। अच्छा, नहीं, जैसे कोविड-19 के दौरान अगर हमें चाहिए कि एडवांस हमें चाहिए, एम्प्लॉय शेयर का 50% तक ले सकता है वो। अच्छा, तो और या 50% 3 महीने की बेसिक वेजेस जो थी उसकी, उस तक का 3 महीने की बेसिक वेजेस आपको मिलती है। वो कोविड टाइम में कम से कम 6 महीने आपके चलाई देती है आराम से, 6-8 महीने। अच्छा, क्योंकि बेसिक वेजेस मान लीजिए आपकी 20,000 थी या 25,000 थी या 15,000 थी, तो मैं 45,000 तक उसे दे दूंगा एडवांस। अच्छा, या तो 3 महीने की सैलरी हाँ जी, हो, या फिर 75% के आसपास मैंने सुना था कि या तो आप 75% ले सकते हैं, हाँ, employee या फिर 3 महीने की आपकी सैलरी जो कम होगी, जो कम है, दोनों में जो कम होगा, ऑब्वियसली दोनों में से जो कम होगा उतना आपको बिल्कुल मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। हाँ। और अब हमने दूसरा कोविड स्कीम भी कर दी ना, दूसरा कोविड एडवांस भी। हाँ, वो भी मान लीजिए बताइए। आपने एक एडवांस ले लिया और आपको, क्योंकि कोविड फर्स्ट वेव थी, अब सेकंड वेव आ गई, तो हमने अब दूसरा एडवांस भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, और सर ये क्या वापस करना होता है नहीं, किसी तरह से? फिर बिल्कुल क्या नहीं। पता हमारा 12% से ज्यादा कटने नहीं लगे? नहीं, बिल्कुल वापस नहीं करना। कोई भी हमारा एडवांस Non-refundable है ये? हाँ, यस, हमारा कोई भी एडवांस नॉन रिफंडेबल। अच्छा, ऑल आर नॉन रिफंडेबल। अच्छा सर, अब ये भी बता दीजिए कि टैक्स से हम कैसे बचा सकते हैं हमें? ये नहीं, कहाँ पर हमें पे करना होता है? क्या टैक्स पे करना पड़ेगा जो हम निकालेंगे? नहीं, आप एडवांस में कोई टैक्स पे नहीं है। अच्छा, एडवांस में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, राइट। और उसके अलावा अगर टैक्स पे करना है हमें तो कब करना पड़ता वो है? जब, जैसे कुछ लोग ना शॉर्ट टर्म में 5 साल से कम की सर्विस पे निकालते हैं। अच्छा। और वो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होता है, तब होता है। और वो 15G वगैरह अगर जमा कर देते हैं तो वो डिडक्ट नहीं होता, वो हम डिडक्ट नहीं करते। हम बता देते हैं कि हाँ, इनकम टैक्स को अपने आप 15G जमा कर दिया मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न है, तो वहाँ जमा कर देता है, तो हम नहीं काटते फिर। अच्छा, Right. अच्छा सर, जैसे आजकल के हमारे यूथ हैं, उन्होंने एक अपनी जॉब ज्वाइन की, साल भर 6 महीना उन्होंने काम किया वहाँ पर, उसके बाद वहाँ से उनका PF स्टार्ट हो गया, Right. और लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही, उन्होंने चेंज कर लिया अपना जॉब, ठीक है, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल। उसको हर एक सदस्य जो भी ज्वाइन कर रहा है उसको एक UN नंबर मिल रहा है। अब हमने ये बड़ा क्लियर है, ये यूनिक है UN नंबर। हर एक कोई बस उसे अपना UN नंबर याद रखना है या अपने पास सेव रखना है, और उसे नई प्रतिष्ठान में जाके वो UN नंबर देना है, तो उस UN नंबर पे पैसा जमा होना लग जाएगा और ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाएगा। कंटिन्यूटी वही बनी रहेगी? राइट। वो चाहे किसी भी प्रतिष्ठान में चला जाए, यहाँ से मद्रास भी चला जाए, जी, तो भी उसकी कंटिन्यूटी ऑफ PF रहेगी, वो UN नंबर से जुड़ जाएगा। हमारे यहाँ यूनिक UN नंबर सिस्टम ले आए हम। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि मैं कंटिन्यूटी में हूँ, दूसरा जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब छूट गई, राइट। 6 महीने उन्होंने अपना PF जमा किया, अब आगे वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो घर पे बैठे हुए हैं, राइट। तो क्या उनको उनमें से पैसे निकल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं वो पैसा? 6 महीने हुए उनको अभी। कोई इशू नहीं। अगर 2 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलता तो 2 महीने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर? फॉर्म 19 जमा करना है उसने। ओके सर, अच्छा ये बताइए, ये तो हुआ एम्प्लॉय ने जैसे 12% दिया, और आज के रेट पे मैं बात करती हूँ तो 8.50, राइट, 50 ये इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है। कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट है? कंपनी बताया, कंपनी 12% काट रही है, कंपनी अपना भी इसमें 12% दे रही है जी, तो ये, और हम 0.01% बहुत मिनिस्कुल अमाउंट लेते हैं एम्प्लॉयर से, जिसको हम डेथ लिंक इंश्योरेंस में लेते हैं, और जिससे वर्कर का कोई डिडक्शन नहीं होता। जो मैंने आपको बताया कि उसको मृत्यु, नौकरी करते हुए अगर मृत्यु हो रही है तो हम लगभग 7 लाख रुपए तक का दे रहे हैं। सर कंटिन्यू करेंगे। देवेश मावी जी हैं जिन्होंने रुड़की से हमें कॉल किया, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार देवेश जी। जी मैडम नमस्कार जी पूछिए देवेश जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी आदमी ने 20 साल पहले कोई फर्म छोड़ दी
जी। और उसमें उसने ईपीएफ के लिए अप्लाई नहीं किया, ईपीएफ उसका कटता रहा, तो क्या वो पैसा वापस मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सर, उसका प्रोसेस तरीका क्या है सर? हाँ जी, कोई प्रोसीजर क्या? तरीका नहीं है, उसको अपना केवाईसी जनरेट कर ले, या मेरे ऑफिस में आ जाए, हम ऑफलाइन उसको निकाल के जमा करा देंगे। केवाईसी हम बनवा लेंगे इसका। जी। ऐसे 20 साल वाले बहुत कम है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कलकत्ता का एग्जांपल बताता हूँ। देयर वाज अ पर्सन, ही वाज अ वेरी सीनियर आईएएस, बट एट प्रेजेंट वो कभी अल्बर्ट डेविड एक कंपनी में काम करता था। ये 2001 या 2 की बात होगी। उन्होंने 1969 में नौकरी छोड़ी थी सर। 2003 की बात बोल रहा हूँ। 69 से 2002-03 आप समझ सकते हो कितने साल है। कितने साल का गैप हो गया? तब तक तो ये 3 साल वाला ये जो पीएफ का इंटरेस्ट जो रुकता है ये भी नहीं था। 14,000 का उन्हें मेरे को लगता है 1,80,000 या 90,000 मिला था। अच्छा सर, मतलब अब जब हम आपको सुनते हैं तो बहुत आसान लग रहा है हमें सारी चीज़ें, लेकिन इतनी आसान होती नहीं है। सवाल ये है कि मुश्किल है तो हम बैठे हैं। पर एक्चुअली क्या है, हम ना एक सोच बनाए हुए हैं कि शायद ये ना मिलता हो। हमने ना इस सोच से बाहर निकलना है। ऑनलाइन सिस्टम इसी सोच से बाहर निकालता है आपको जी। विश्वास मानिए, हमें इस सोच से बाहर निकलना है कि पैसा भविष्य निधि का नहीं मिलेगा या नहीं। बिल्कुल बहुत ही आसानी से पीएफ का पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, ये भविष्य निधि योजना है ही हमारे बुढ़ापे के लिए ही है और ये सुरक्षित है पूरी तरह मैं से। देवेश जी या आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत सिंपल रूल है इसमें। राम सिंह का पैसा राम सिंह के नाम पे ही है, तो उस पैसे को कोई और ले ही नहीं सकता, वो राम सिंह को ही मिलना है। बिल्कुल, फर्म को भी नहीं मिलेगा, किसी फर्म को नहीं मिल सकता, श्याम सिंह को नहीं मिल सकता। वो राम सिंह का पैसा है, जब तक राम सिंह नहीं रहेगा वो तब तक पैसा हमारे पास पड़ा है। तो आई रिक्वेस्ट कि जिसका पैसा है वो तुरंत हमारे यहाँ से आके ले ले, क्योंकि अब 3 साल के बाद इंटरेस्ट नहीं क्रेडिट हो रहा। सपोज करिए नौकरी छोड़ दी उसने, 3 साल हो गए नौकरी छोड़, 3 साल तक हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट उसके बाद नहीं। अच्छा। पहले था कि था, अब उसको अनक्लेम्ड करके हम 3 साल के बाद नहीं दिया था, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट जो है ज़बरदस्ती पड़ा रहता है, फिर आदमी भूल जाता है। ऐसी समस्या हमने देखी गई। देवेश जी से तो मैं अनुरोध करूंगा, अगर ऐसा भी है तो आप मेरा ईमेल नंबर और वो डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर सिंपल एक मेल डाल दीजिए, माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल डेफिनेटली गेट द क्लेम सेटल्ड। सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और जितने आसानी से आप बता रहे हो उतनी आसानी से सबका काम हो जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। सर जैसे उत्तराखंड में आप अभी आए हैं, बिल्कुल, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? हाँ, क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए क्या है कि मैंने बहुत सारे कोशिश करी है कि काम करने की। सबसे पहले जो हमारा स्कीम में 20 दिन का है, हम उसे क्लेम को 10 दिन के अंदर ले आए। मेरे यहाँ 100% क्लेम 10 दिन के अंदर सेटल होने हैं। दूसरा चीज़ जो हम समस्या देखते थे, पीआरओ पे कुछ लोग आते हैं कभी कभी अपनी समस्या लेके, और वहाँ क्यों लगी रहती थी, लंच आवर हो जाता था तो फिर वो ब्रेक हो जाता, अधिकतर संस्थान में ये देखा गया है। तो मैंने अपने यहाँ पीआरओ पे लंच आवर बंद कर दिया है। अच्छा। मीन्स 1 से 2 मेरी दूसरी टीम आके बैठ जाएगी, क्यू में जो आदमी लगा है उसका डिस्पोजल होके वो उसको बैठना नहीं पड़ेगा लंच आवर में। तो ये सबसे बड़ा योगदान रहेगा कि अब मेरे यहाँ जो भी आदमी आ रहा है वो 1 या 2 घंटे के अंदर अपना निस्तारण लेके जाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि लंच ब्रेक नहीं होगा, लंच होगा पीआरओ पे मेरे लंच ब्रेक नहीं होगा। मैंने दूसरी टीम रेडी कर दी है, उनसे डिस्कस कर लिया, दे विल डेफिनेटली टेक लंच। आप 1 से 2 के बीच में नहीं लेंगे, आगे पीछे ले लेंगे, सिंपल। लेकिन पीआरओ में मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मान लीजिए 4थे नंबर या 5वें नंबर पे कोई बैठा हुआ है, वर्कर है जिसका पीएफ निकलवाना है या कोई जानकारी लेना है, जब वो लाइन हट जाती है तो उसके लिए बड़ा समस्या हो जाती है कि वो कब आएगा कब नहीं, सभी के लिए समस्या है। तो मैंने वो सिस्टम ही बंद कर दिया। मेरे यहाँ पीआरओ पे हमेशा पीआरओ 9:30 से 5:30 तक कार्य करता रहेगा। सर जैसे कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें, ये तो हम देहरादून शहर में बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ बहुत आसानी से हम लोग क्लेम भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से पहुंच भी सकते हैं। लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी है हमारी उत्तराखंड के कोने कोने में गांव है, वहां के लोगों तक पहुंचने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों ने क्या काम किया है? इससे पहले मैं कॉल ले लेती हूँ, एक इसका उत्तर आप बाद में दीजिएगा। हेलो। हेलो मैम, योगेश बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी योगेश जी, पूछिए प्रश्न। हाँ मैम, सर मैं एक बात ये पूछना चाहता था, जो जैसे अपने हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपकी ईपीएफ ऑफिस है जी, तो ये मतलब यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते, ये कोई भी काम नहीं करते, मतलब सीधा ये क्षेत्रीय कार्यालय में भेजते हैं जयपुर। अच्छा।
तो इसके बारे में सर बताएंगे कुछ? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में आपने किस जगह से फोन किया है? राजस्थान से मैं अलवर से बोल रहा हूँ मैम। अलवर में मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे। हाँ सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, लेकिन वो कोई मतलब डॉक्यूमेंट कोविड की वजह से कुछ नहीं काम। मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप www.epfindia.com हमारी वेबसाइट है, दोबारा बता रहा हूँ, www.epfindia.com उस वेबसाइट पे चले जाइए। वेबसाइट में उसमें राजस्थान के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयोग का एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर भी मिल जाएगा, उनका ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। आप ईमेल पे अपनी कंप्लेंट भेज दीजिए। सर देखो अभी कुछ टाइम पहले पिछले लॉकडाउन 2019 वाले में कुछ परेशानी हो गई थी, तो इस वजह से मतलब मुझे सर मैंने आपको बताया, मैं इसलिए ऑनलाइन का सिस्टम बता रहा हूँ आपको। आप नहीं ऑनलाइन सर उन्होंने मेल मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करा था मेल, मैंने कई मेल भेजे, ठीक है, रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन ठीक मेल है, मैं अब आपको बताता हूँ। हमारा एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम है जिसको EPFGIMS बोलते हैं, EPFGIMS। आप उसको गूगल करेंगे, वो वहाँ से आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। हमें 7 दिन के अंदर कंप्लेंट का निस्तारण करना आवश्यक है। अच्छा, लेकिन सर उसके भी ग्रीवेंस पे भी डाला था। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट पे आपके ऑफिसेज हैं, ये काम मतलब क्या करते हैं सर? ये मतलब नहीं कर सकते हैं? क्या समस्या क्या आपकी मेरे को बताएंगे ना, तो मेरे को पता चलेगा। एक्चुअली मैं राजस्थान नहीं देखता, बट आप योगेश जी आप एक काम कर सकते हैं, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है aro.dehradun, अगर आप देख रहे हो उस पे, आप उस पे मेरे को मेल कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं राजस्थान कार्यालय से जयपुर से बात करके आपकी समस्या का निदान कराऊंगा। थैंक यू सर। बस यही मतलब पूछना था, आपके जैसे क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ जैसे कोई नेम चेंज का भी छोटा सा फॉर्म है वो भी नहीं लेते? नहीं, मैंने आपको बताया नेम चेंज का आपको आज की डेट में आप क्या कहते हैं, ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी अपने आप से नेम चेंज कर सकते हैं। आपका आधार में OTP आना चाहिए आधार से। मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है? मोबाइल सर मेरे फादर नेम चेंज का था, तो फादर नेम चेंज का तो ऑफलाइन, फादर नेम चेंज ऑफलाइन होगा, फादर नेम ऑफलाइन होगा। आप मैंने कहा aro.dehradun@epfindia.gov.in मेरी वो ईमेल है, आप इस पे मेरे को भेज दीजिए। मैं इसको EPFI-GMS पे खुद से रजिस्टर करके और मैं वो जयपुर कार्यालय से बात कर लूंगा। बिल्कुल सर। और सर आप एक बार आप ये तो बता दीजिए सर, जो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं ये काम क्या करते हैं, मतलब कि रिक्रूट किससे लिए होते हैं? क्षेत्रीय कहने का मतलब इनका यह है कि डिस्ट्रिक्ट में जाके ही ये सारे काम होते हैं, कि क्यों क्षेत्र में क्यों नहीं होते? अलग अलग जगह में जैसे हैं, ये अलवर से हैं, मतलब जैसे जहाँ नहीं मैं योगेश जी मैं बताता हूँ, हर एक जगह ना हमारा कार्यालय बना हुआ है। आप ना मैं ठीक है, आपको कार्यालय से के मेल पे आप मेल कर दीजिए, वहाँ पोस्ट कर दीजिए। अलवर ऑफिस में इसको रिसीव करके भेजा जा सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप मेरे एड्रेस पे या वो भविष्य, मैंने बोला अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के एड्रेस पे भी बाई पोस्ट भेज दीजिए। वो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन, आपको ना इसमें एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, आपको दो आईडी जिसमें फादर नेम हो, क्योंकि फादर नेम आप करेक्ट करने की बात कर रहे हैं। एक तो आधार होगा आपका, एक आईडी और जिसमें आपका नाम और फादर नेम हो, वो दोनों आईडी अपने आप से सर्टिफाई और एम्प्लॉयर से, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है। बिल्कुल सर, वो आपको पता ही होगा शायद। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर मेरे कार्यालय या फिर जयपुर कार्यालय में दे दीजिए, अवश्य ही आपका काम होगा। बिल्कुल सर। और हम लोग समय सीमा में बंधे हैं, बहुत सारी बातचीत है, इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। आधार नंबर उनको लिंक करना है, किसी का नाम गलत है, किसी की स्पेलिंग गलत है। अगर ये सारी शिकायतें उनको पहुंचानी है, ठीक करवानी है, और कहीं काम नहीं होता तो डायरेक्ट आपके साथ कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं। ईमेल जो मैंने दिया है, मैंने उसका रजिस्टर बना रखा है, जिसको मैं रेगुलर वॉच करता हूँ जी, कि जिस पे जो भी मेल आएगी वो सारी रजिस्टर्ड होगी और जाएगी, और हम EPFI-GMS पर रजिस्टर करते हैं और उसे हम 7 दिन के अंदर सेटल करते हैं, और उसकी रिपोर्ट में डेली चेक करता हूँ। सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा में बंधे हैं इसलिए अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, हमें उम्मीद है कर्मचारी भविष्य निधि योजना विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है सरोकार कार्यक्रम में, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो आप हमें हमारे कार्यक्रम के पते पर लिख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का पता है सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। आज के लिए सरोकार की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।